हाँ जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया। हम लोग बिल्कुल अकाउंट्स के एंड लेवल पे पहुंच चुके हैं। पता होगा आप लोगों को, सिलेबस खत्म होने वाला है, बस लास्ट एक चैप्टर और बचा आप लोगों का। और चैप्टर मतलब आप लोगों का सिलेबस कंप्लीटली ओवर। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ना बेटा, उसका नाम है प्रोविजन एंड रिजर्व। क्या नाम है चैप्टर का? प्रोविजन एंड रिजर्व। तो फटाफट से अपनी नोटबुक के अंदर बेटा हेडिंग डाल दो, चैप्टर का नाम प्रोविजन एंड रिजर्व। ये चैप्टर बेटा आप लोगों का ना कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। मतलब इस पूरे टॉपिक के अंदर कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है, कंप्लीटली थ्योरेटिकल पार्ट। तो बोलो फटाफट से जयराम जी की जयकारा लगाते हुए बोलो नाम, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। अब बेटा जो चैप्टर है ना आप लोगों का प्रोविजन एंड रिजर्व, कहता क्या है यार? कि क्या मतलब है प्रोविजन का, क्या मतलब होता है रिजर्व्स का? सर बात थोड़ी सी ना ऐसे समझा दो कि हमारे को ना सेकंड्स के अंदर समझ में आ जाए। देखो, किसी बात को समझाने के ना दो तरीके होते हैं। एक होता है टेक्निकल तरीका, मतलब बुकिश लैंग्वेज में। और एक होता है फंडामेंटल तरीका, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं एज अ लेमन लैंग्वेज में। लेमन लैंग्वेज का मतलब होता है बड़ी औखी चीज को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े इजी तरीके से आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा वो चीज। समझ में आई बात है? चलो, अब मैं एक एग्जांपल से बेटा आप लोगों को बात करता हूँ। ध्यान से एक एक बात को सुनना, फिर मैं आप लोगों को सारी बातें बताता हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनो। बहुत सारे एग्जांपल ले रहा हूँ आप लोगों के साथ में। पहले एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ। लो जी, एग्जांपल नंबर 1। इन एग्जाम्पल्स के हेल्प से आप लोग समझ जाओगे कि भैया क्या है प्रोविजंस और क्या है रिजर्व्स। लो जी, एग्जाम्पल नंबर 1। मान लीजिए ये हमारा प्यारा प्यारा, हमारा राज दुलारा मिस्टर सक्षम है। ठीक है भाई, ये कौन है? हमारा मिस्टर सक्षम। और क्या हुआ? लिसन, हेलो। क्या हुआ? हमारे सक्षम भाई ने ना एक गाड़ी परचेज कर ली। क्या परचेज की? एक गाड़ी। अब मुझे गाड़ी बनानी आती नहीं है, तो जो मैं बना रहा हूं समझ आना कि वो गाड़ी ही है। ठीक है जी। हाँ जी, ये है ओडी। लो जी, ओडी। अब इसने ना, हमारे सक्षम भाई ने क्या किया, एक ऑडी परचेज कर ली। कितने की? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10 लाख। बताइए क्या ये ऑडी 10 लाख रुपीज की, बताओ सक्षम के लिए उसकी एसेट है या नहीं है? आपको कैसे उसकी एसेट है? मैंने आप लोगों से कहा कि ये जो गाड़ी की बेटा एस्टिमेटेड लाइफ है ना, क्या बोला मैंने? गाड़ी की एस्टिमेटेड लाइफ। गाड़ी की एस्टिमेटेड लाइफ बेटा वो है सिर्फ 5 साल। हम तो एग्जाम्पल ले रहे हैं ना यार, एग्जाम्पल है। 5 साल उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है। सक्षम कह रहा है यार 10 लाख रुपए ने गाड़ी परचेज करी है, और 5 साल के बाद ये जो गाड़ी है वो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। इसका मतलब आने वाले टाइम में 5 साल के बाद मुझे 10 लाख रुपए फिर से लगाने पड़ेंगे। बोलो यस और नो? तो सक्षम कहता है मैं ना एक काम करता हूं, मुझे तो पता है कि आने वाले 5 साल के बाद मुझे 10 लाख रुपए उस गाड़ी के ऊपर लगाना पड़ेगा। बोलो यस और नो? मतलब क्या इसको पहले से पता है कि हम मुझे 10 लाख रुपए आने वाले 5 साल के बाद उस गाड़ी के ऊपर खर्च करने पड़ेंगे? बोलो यस और नो? सक्षम क्या करेगा बेटा? अपने बिजनेस में क्या कमाएगा? बहुत सारे प्रॉफिट्स कमाएगा। लो जी, ये है सक्षम का पूरा प्रॉफिट का। लो जी, ये सारे प्रॉफिट्स है सक्षम के। तो पूरे साल एफर्ट्स करने के बाद सक्षम ने क्या कमाए? बिजनेस के प्रॉफिट्स कमाए। अब सक्षम पता है क्या करेगा यार? क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बताया, सक्षम को पता है, सक्षम को पता है कि एक आफ्टर 5 इयर्स ये गाड़ी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इसको नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। उस टाइम पे 10 लाख लगाना पड़ेगा। अब सक्षम यहाँ पे ना एक प्लान बनाएगा, दिमाग लगाएगा। सक्षम कहेगा यार एक बारी में 10 लाख रुपए लगाना थोड़ा सा क्या है, टिपिकल टास्क है, मुश्किल टास्क है, थोड़ा सा टफ टास्क है। तो सक्षम क्या करेगा बेटा? अपने पास ना एक गुल्लक रेडी करेगा। क्या करेगा? एक गुल्लक रेडी करेगा। जिस गुल्लक में बेटा क्या करेगा सक्षम? पहले साल 2 लाख रुपए डाल दिए, दूसरे साल फिर 2 लाख रुपए डाल दिए, तीसरे साल फिर 2 लाख रुपए डाल दिए, चौथे साल अपने प्रॉफिट्स में से 2 लाख रुपए डाल दिए, पांचवें साल फिर से कितने रुपए डाल दिए बेटा? 2 लाख। अब मुझे ये बताओ ये पैसा डला कहां से? बोलो पैसा ये डला कहां से? ये पैसा डला है प्रॉफिट्स में से। तो पहले साल प्रॉफिट में से, दूसरे साल भी प्रॉफिट में से, तीसरे साल प्रॉफिट में से, चौथे साल प्रॉफिट में से, 5 साल प्रॉफिट में से, ये पैसा कहां चला गया? इस गुल्लक में चला गया। तो बताओ 5 साल के बाद इस गुल्लक में कितना पैसा हो गया? बोलो यस सर? यहां तक समझ में? पहला एग्जांपल मैं भी नहीं बता रहा कुछ भी, ये प्रोविजन है, रिजर्व है। ये पॉइंट समझ में आ गया नहीं? आगे बात करूंगा प्रोविजन क्या है, रिजर्व क्या है। बड़े आगे।
ओके, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2। और इस चैप्टर को समझाने के लिए ना मैं तुम्हारी मम्मी जी का एग्जाम्पल लेता हूँ। हमारे घर में हमारी मम्मी पता है क्या करती हैं? दादू, तुम्हारे को पता होगा, चावल के डिब्बे में पैसे रखे होंगे, दाल के डिब्बों में पैसे रखे होंगे, आटे के डब्बे में पैसे रखे होंगे, मतलब पता नहीं स्लैब के कपड़े के नीचे पैसे रखे होंगे। हमारे पेरेंट्स ऐसे काम करते हैं। और मम्मी की सबसे शातिर चीज देखो, पापा का जो क्या बोलता है पैंट वगैरह या कोई शर्ट वगैरह लटकी पड़ी होगी या कुर्ता लटका पड़ा होगा, उसमें से पैसे यहाँ से निकले और अंदर जेब में। बोलो हाँ या ना, ऐसा होता है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, ऐसा करते हैं भाई। लेडीज लोगों की आदत होती है ऐसा करना। उनका जन्म सिद्ध अधिकार है भाई ऐसा करना। तो अब तुम्हें यहाँ पे एक बात बताता हूँ, तुम्हारी मम्मी से ज्यादा और अच्छा समझ कौन सकता है भाई इन चीजों को? हेलो, इधर सुने बेटा ध्यान से। मान लीजिए ये है कोई अनोखी देवी। इनका नाम क्या है? अनोखी देवी। नाम ही अनोखी है यार। हाँ जी, कौन है बेटा ये? अनोखी देवी। इसने क्या किया? इसने क्या किया? ये इनके पतिदेव। हाँ, अनोखा। सही समझा। इनका नाम क्या रखे? अनोखा। जलील इंसान। जलील, जलील इंसान। लो जी, इस आदमी का नाम क्या था? जलील इंसान। दोनों पति पत्नी है, ठीक है भाई। तो इस देवी जी ने क्या किया, इस अनोखी देवी ने क्या किया? अपने पति की पॉकेट मार ली भाई। अपने पति की पॉकेट मार ली। और पॉकेट मारने से ना इसने क्या किया भैया, पति की पॉकेट में से क्या किया, टोटल 2 लाख रुपया निकाल लिया। कितना पैसा निकाला? 2 लाख। अब इसने क्या किया ना, लेकिन इसको पता था, इसको पता है घर में मुझे अपने बच्चों की फीसें भरनी है, इसे पता है कि मुझे राशन पानी लाना है, इसको पता है बिजली के बिल भरने हैं, इसको पता है कपड़े लाने हैं, इसको पता है, मतलब बहुत सारे परफॉर्म टास्क करने होते हैं क्या नहीं करने होते, यस और नो। इसे पता है कि मेरे हर महीने का दूध का बिल इतना आना है, मेरे को पता है इस महीने मेरे को इतना खर्चा करना है, इस महीने मुझे इतना खर्चा करना है, इस महीने मुझे इतना खर्चा करना है, मतलब ये खर्चे उसके रूटीन के बंधे होंगे। यस और नो? यस और नो? लाइक मैं अगर बात करूं बेटा, इनके बच्चों की स्कूल फी, इनके बच्चों की स्कूल फी है या नहीं है? भरनी पड़ेगी। लेट अस सपोज, मान लो 20,000 रुपीज स्कूल फीस हो गई, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। मम्मी को पता होता है कि कौन सा खर्चा आने वाला है भैया, सब पता होता है उन्हें। इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा मान लीजिए 10,000 रुपीज। उसके बाद फूड एंड रिफ्रेशमेंट, इसके ऊपर भी खर्चे करने पड़ेंगे, खाने पीने की चीज के ऊपर भी मान लीजिए 30,000 रुपीज। हाँ या ना? उसके बाद क्लॉथ्स वगैरह, हाँ या ना, मान लो 20,000 रुपीज। उसके बाद फिर मान लीजिए घर का रेंट हो गया, हाउस, मान लो 5,000 रुपये। और अगर कुछ बच जाता है ना बेटा, अगर कुछ बच जाता है ना, तो ये है हमारी एक संदूक। ये हमारा संदूक, जो पैसा बच जाएगा वो सारा कहाँ जाता है? इस संदूक में, पेटी के अंदर। हाँ यार, ये एग्जाम्पल भी तुम्हें समझ में आया? क्लियर हो गया? ओके। ये वाला कौन सा अमाउंट है बेटा आप लोगों का? बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट। इतनी चीज क्लियर हो गई। तीसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। थर्ड एग्जाम्पल की बेटा अगर तुम लोगों से बात करो ना, तुम लोगों ने क्या मूवी देखी है, मुझसे शादी करोगी मूवी? एक मूवी है सलमान खान की, आई थिंक, मुझसे शादी करोगी। यस सर। देखी है क्या? तुम्हारे में से किस किसी ने देखी है? उसमें एक सीन याद है तुम लोगों को? क्या होता था, वो मंदिर में बैठा होता था और उसमें कुछ ऐसा होता था कि 3 अलग अलग उसने ना गुल्लकें बना रखी होती थी अपने पास। और उसके पास जो भी पैसा होता था ना, वो ये कहता था कि पहली गुल्लक से जो पैसा डालूंगा ना मैं, उससे मुझे क्या करना है, अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करानी है, घुमाने के लिए उन्हें लेके जाना है, उसके लिए पैसा जोड़ूंगा। दूसरी गुल्लक में उसने क्या बोला था कि भाई ये वाला पैसा मैं अपनी बहन की शादी के लिए जोड़ूंगा। तीसरी गुल्लक में उसने क्या कहा था? एनी आइडिया? यार मूवी देखी है तो तेरे को पता होना चाहिए। बोल भाई बोलो। तीसरी गुल्लक में उसने क्या डाला था?
तीसरी गुल्लक में उसने अपने लिए डाला था। हाँ, किस लिए डाला था? पहले तीसरी में अपने ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रखे, उसने जोड़े थे पैसे आईफोन लेने के लिए, ठीक है। और चौथी गुल्लक उसने रख ली थी, भाई मैं अपने पास रख लेता हूँ, भाई किसी भी इमरजेंसी में काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं तो एक काम करते हैं बेटा, हम लोग मान लेते हैं, हाँ जी, ये कौन है बेटा हमारा? हाँ जी, ये कौन है हमारा? रावण लग रहा है मुझे सच बताऊं तो। ये हमारा कौन है भैया? कौन सी मैंने मूवी तुम्हें किसकी बताई थी? सलमान खान, नहीं, सलमान खान, अक्षय कुमार की, हाँ। चलो मान लेते हैं अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार भैया, देखना मत मूवी, देखना मत हमारी वीडियो भाई। अगर तुमने हमारी वीडियो देखी ना, तो तुम तो हमें जान से मार दोगे। कोई भाई को कैसे? चलिए, ये कौन है हमारे? अक्षय कुमार भैया। तो इनके पास बेटा टोटल कितनी गुल्लक से बताओ जरा? तीन। कितनी गुल्लक है? तीन। लो जी, पहली गुल्लक, दूसरी गुल्लक और तीसरी गुल्लक, और मैंने क्या कहा था, चौथी गुल्लक उसने अपने लिए बनाई थी। बताना जरा, पहली गुल्लक के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था? हाँ, हाँ जी, अपने फादर एंड मदर की तीर्थ यात्रा के लिए पैसे रखेंगे इसके अंदर हम लोग। मान लीजिए इसमें रखे उसने 2 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद सिस्टर्स मैरिज, इसलिए उसने रखे इसमें 6 लाख रुपए, ठीक है। तीसरे के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए रखा उसने, मान लीजिए 3 लाख रुपया। उसके बाद बेटा ये है हमारा इमरजेंसी फंड, भाई अगर कुछ भी जरूरत पड़ जाए तो कभी भी इसमें पैसा रखा होना चाहिए, मान लो 4 लाख रुपए उसने यहाँ रखे, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब मुझे तुम्हें समझाना है प्रोविजन एंड रिजर्व, इन्हीं सारे एग्जांपल्स। पहले लिखो बेटा प्रोविजन का मीनिंग, ताकि तुम्हें समझ में आता है, चलो प्रोविजन का मतलब होता क्या है, मीनिंग ऑफ प्रोविजन। गुल्लक वाला एग्जांपल भी आपने डेप्रिसिएशन में भी दिया। हाँ भैया, बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम ही है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। हाँ जी बेटा, लिखिए प्रोविजन का मीनिंग। प्रोविजन, लिखिए व्हेन द लाइबिलिटी इज नोन, व्हेन द लाइबिलिटी इज नोन, बताओ जरा, व्हेन द लाइबिलिटी इज नोन, बट द अमाउंट, but the amount of such liability, but the amount of such liability cannot be determined, cannot be determined with the accuracy, with the accuracy is known as provision। सर मतलब, अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना, एक एक चीज को। पहले एग्जांपल पे आइए, बताना सर एग्जांपल 1 में मैंने क्या बातें बोली थी, क्या एग्जांपल दिया था? सक्षम का एग्जांपल दिया था, और वहां पे मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक सक्षम के पास एक बाइक, उसने गाड़ी परचेज की थी, और 10 लाख रुपए की गाड़ी थी, ऑडी परचेज की थी। आफ्टर 5 ईयर से ऑडी खत्म होने वाली थी, भैया खत्म हो जाएगी, क्योंकि सक्षम को पता था कि मुझे आफ्टर 5 ईयर से एक नई ऑडी परचेज करनी पड़ेगी, इसलिए क्या किया था, पहले से इसके लिए पैसा जोड़ के रख लिया था। बताओ क्या सक्षम को पता था क्या कि इस गुल्लक में से 5 साल बाद ये पैसा मुझे निकालना पड़ेगा? क्या पता था या नहीं पता था? किस पर्पस के लिए निकालना पड़ा था? गाड़ी को नई परचेज करने के लिए, बोलो यस और नो। तो बताओ ये जो लाइबिलिटी है, ये पैसा बेटा हमारे लिए क्या है, हमारे एक लाइबिलिटी, क्योंकि पैसा निकलेगा। ये बताओ नॉन लाइबिलिटी है या अननोन लाइबिलिटी है? ये नॉन है, नॉन मतलब जिस जिस चीज का पता है, नॉन मतलब जिस चीज का पता है। अरे मुझे पता है यार, जो पैसा इसके अंदर पड़ा हुआ है ना, ये मुझे खर्च करना पड़ेगा। किसके ऊपर करना पड़ेगा? अरे गाड़ी परचेज करने के ऊपर, क्योंकि इस गाड़ी, ये जो बेटा मैंने ये प्रोविजन बनाया ना, ये पता है क्या था? इस प्रोविजन का नाम होता है प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट, या फिर मशीनरी बोलो, या फिर गाड़ी बोलो, या कार बोलो, जो भी बोलते हो, ये उसके लिए प्रोविजन बनाया गया था, भाई एक नई गाड़ी को दोबारा परचेस करने के लिए। बात मेरी समझ में आ रही है? इसका मतलब मुझे ये बताओ, ये लाइबिलिटी नोन हुई या अननोन हुई? नोन, मुझे पता है। लेकिन आगे मैंने जरा बात बताओ,
बेटा ये जो वर्ड है ना, इसको मैं क्या बोलूंगा, प्रोविजन। ये क्या है मेरी गुल्लक, कौन सी, प्रोविजन। वैसे देखो प्रोविजन भी एक गुल्लक है और रिजर्व भी एक गुल्लक है, बस तुम्हें दिमाग में क्या बात डाल के रखनी है, जिस लाइबिलिटी का पता है, जो लाइबिलिटी नोन है, वो तो क्या बनेगा, प्रोविजन। जिस लाइबिलिटी के बारे में आपको नहीं पता ना, वो क्या है, रिजर्व। अभी आगे और डिटेल में जाएंगे, और डिटेल में जाएंगे, मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ प्रोविजन पे बस, बाकी सारी बातें हम आगे करने वाले हैं। समझ में आई बातें। तो मैंने क्या किया, सक्षम का पता था कि इस पैसे को, सक्षम को पता बेटा उससे एक नई गाड़ी परचेज करने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, इसलिए उसको मैं बोलूंगा क्या, हमारा प्रोविजन। क्लियर है यहां तक की बातें, पक्का। अब जरा मुझे बताना वापस से मीनिंग में मैंने क्या लिखा है ये बात तुम मेरे को। when the liability is known, कह रहे but the amount of such liability cannot be determined with the accuracy। अब एक बात बताओ, आफ्टर 5 years वो गाड़ी के लिए कितना पैसा इकट्ठा हो गया, क्या जरूरी है कि गाड़ी आज भी 5 साल बाद 10 लाख की ही हो सकता है 12 की हो गई हो, 11 की हो गई हो, तो पैसा तो आपको और लगाना पड़ा ना, एग्जैक्ट तो नहीं है ना वैल्यू। तो इसलिए बेटा हम लोग कह रहे हैं कि जो उसकी लाइबिलिटी है ना, वो डिटरमाइन नहीं की जा सकती एक्यूरेसी के साथ में, क्योंकि मान लो 10 साल का गैप है, अब पता है 10 साल बाद वो चीज कितने की होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, तो हमें पता नहीं है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा बेटा, प्रोविजन। बात समझ में आ गई है, करेक्ट एक्यूरेसी नहीं होती। जरा एग्जांपल नंबर 2 में बताना मुझे, वो वैल्यू प्रोविजन एंड रिजर्व है। देखो जी एग्जांपल 2 में क्या दिया था मैंने, अनोखी देवी जी ने क्या दिया था, अनोखी देवी ने क्या किया था, अपने जलील इंसान की पॉकेट मारी थी, 2 लाख रुपए निकाले थे, और मैंने तुम्हें क्या कहा था, अनोखी देवी को पता है कि मुझे पैसा, एक देखो कितनी गुल्लक बना रखी है, एक गुल्लक, दो गुल्लक, तीन गुल्लक, चार गुल्लक, पांच गुल्लक, और ये 6 गुल्लक। लेकिन इन 6 गुल्लक में से बेटा उसको पता है कि जो ये 20,000 रुपए है ना, मुझे स्कूल के लिए भरने पड़ेंगे, चाहिए मुझे, तो ये क्या बनेगा, प्रोविजन। इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए भरना पड़ेगा, प्रोविजन। फूड प्रोविजन, प्रोविजन, प्रोविजन। लेकिन जो संदूक में पैसा पड़ा हुआ है, वो करिए, अगर कोई बीमार बीमार हो गया ना, तो हमारे पास पैसा पड़ा होना चाहिए, पता है क्या बीमार होगा नहीं होगा, आइडिया नहीं है, तो वो अननोन है। समझ में आया। तो इसका मतलब इस लाइबिलिटी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, अननोन लाइबिलिटी। हमें खर्च तो करनी है वो पैसा भी, हमें वो पैसा खर्च तो करना पड़ेगा जो बिजनेस के अंदर पड़ा हुआ है, बट ये नहीं पता कि उसको खर्च करेंगे कहाँ। तो इसका मतलब अगर ये लाइबिलिटी एक अननोन है, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगी बेटा, मेरे लिए मेरी रिजर्व, नॉट प्रोविजन। समझ में आया। तो प्रोविजन क्या है, नोन लाइबिलिटी, और रिजर्व क्या है, अननोन लाइबिलिटी, जिसका नहीं पता बट वो लाइबिलिटी तो है, पैसा तो खर्च करना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं पता कि वो क्या पैसा कब खर्च होगा और किसके ऊपर खर्च होगा, इसको नहीं पता, इससे मैं इसको क्या बोल दूंगा, रिजर्व। कोई दिक्कत यहां तक में, 100%। बताओ जरा तीसरे एग्जांपल के अंदर मैंने अक्षय कुमार वाला जो एग्जांपल दिया था, जो बेटा फादर मदर के लिए पैसा जोड़ना था, प्रोविजन, प्रोविजन, गुड। सिस्टर्स मैरिज, प्रोविजन, गर्लफ्रेंड, प्रोविजन, और चौथा रिजर्व। बोलो समझ में आया या नहीं आया, पक्का। बढ़े आगे अब इससे, लो भी आगे बढ़ते हैं। लिखिए बेटा इसके आगे, कह रहे प्रोविजन इज मेड, प्रोविजन इज मेड टू बी, टू मीट नॉन लाइबिलिटीज। बेटा ये हमेशा काम आता है नॉन लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए। समझ में आया। हाँ जी, प्रोविजन इज मेड टू मीट नॉन लाइबिलिटीज। और एक बात याद रखना बेटा, 2 वर्ड्स होते हैं, क्या बोला मैंने, 2 वर्ड्स होते हैं। एक वर्ड को कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक वर्ड होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बोलो मेरे साथ 2 वर्ड्स, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दूसरा वर्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। फिर से बोलो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और दूसरा वर्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बेटा एक बात याद रख, जो भी चीज हम लोगों को पता है ना कि हमारे लिए एक नॉन लाइबिलिटी है, हमें पता है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, ये सारे के सारे जो चीजें ना बेटा प्रोविजंस, ये हमारे लिए क्या होती है, हमारी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स होती है। मतलब प्रॉफिट्स को हम लोगों ने कम करा होता है, तब जाकर के क्या होता है बेटा, ये प्रोविजन लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो लिखिए बेटा यहाँ पे, प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रोविजन इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यहां तक लिख लिया। एंड रिड्यूसेस
and reduces the profits of the year। भाई आगे ना बात, तो प्रॉफिट्स बेटा हम लोग कम करेंगे। समझ में आया यहां तक की बात है? इतना क्लियर है? Here. बढ़े आगे। Yes. अब लिख बेटा नेक्स्ट हेडिंग में, नेक्स्ट हेडिंग में इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजन, कि भाई प्रोविजन की इंपॉर्टेंस क्या क्या है यार। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजन, इंपॉर्टेंस ऑफ Provision. प्रोविजन। सबसे पहला पॉइंट बेटा, प्रोविजन हेल्प्स, प्रोविजन हेल्प्स टू मेंटेन, provision helps to maintain the true profit and loss, provision helps to maintain the true profit and loss of the business। बेटा प्रोविजन की हेल्प से आप लोगों को ये पता चल जाता है कि एक्चुअल में आप लोगों के बिजनेस का प्रॉफिट लॉस क्या रहेगा। याद करो बेटा, आप लोगों ने मेरे साथ एक चैप्टर पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, याद है? याद है? वहां पे ना एक एडजस्टमेंट आ रही थी, क्रिएट ए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% या 10% ऑन डेटर्स। अब मान लो डेटर आप लोगों के 5 लाख रुपए के हैं, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि यार 5% लोग ऐसे होंगे या 10% लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर डाउट है कि पैसा नहीं देंगे। अगर आप उनके लिए प्रोविजन नहीं बनाओगे यार, और आपको पता है कि ये पैसा बैड डेट होने वाला है, और आप लोग तब भी प्रोविजन नहीं बनाओगे, तो इसका मतलब आप लोग अपने अकाउंट से खिलवाड़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे, गलत काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे। भाई अगर आप लोगों को लग रहा है यार कि ये लोग बैड डेट होने वाले हैं, तो आप उसके लिए क्या बनाओ, पहले से प्रोविजन बना के रखो, मेंटेन करो प्रोविजन अपने। समझ में आया? ताकि आने वाले लॉसेस से आप लोग बच पाओ। क्योंकि अगर आप लोगों के प्रोविजंस नहीं बने होंगे ना, और आप लोगों को लॉस हो जाएंगे बिजनेस से, तो इसका मतलब उसका भुगतान आप लोगों को करना पड़ेगा। इससे आप लोगों के जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होंगे ना बेटा, वो कम हो जाएंगे आप लोगों के प्रॉफिट्स। तो मतलब आप लोगों की करेक्ट पिक्चर प्रॉफिट लॉस की नहीं आ पाएगी। तो प्रोविजन की हेल्प से हम अपने बिजनेस की बेटा ट्रू पिक्चर हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखा सकते हैं। समझ में आया? इसके अंदर बेटा देखो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, it ascertains, it ascertains the true financial position, it ascertains the true financial position of the business। बेटा हमारे बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन काम आएगी किसमें? प्रोविजन को मेंटेन करना। वही बारी सारी बातें हैं। नंबर 3, it provides, it provides for non losses in the business, it provides the non losses बेटा, KNOWN, नॉन लॉसेस या फिर नॉन लाइबिलिटीज भी कह सकते हो। क्योंकि आपको पता है ना, प्रोविजन आप लोगों को बेसिकली पहले बता देता है कि आने वाले टाइम में आपको इतनी लाइबिलिटी होने वाली है, इतना लॉस होने वाला है भाई, पहले से ही मेंटेन कर लो चीजों को, ताकि बाद में इकट्ठा तुम्हारे ऊपर बर्डन प्रेशर आए। समझ में आई बात है बेटा? चले आगे फिर। नंबर 4 लिखिए, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन इज कंपल्सरी। हमारा इनकम टैक्स एक्ट कहता है भाई सुन लो, अगर तुम्हें अपने बिजनेस के करेक्ट प्रॉफिट लॉस बनाने हैं ना, तो आप लोगों को जो प्रोविजन मेंटेन करना है या क्रिएट करना है ना बेटा, वो क्या आप लोगों के लिए कंपलसरी है। बिना प्रोविजन मेंटेन के आप लोग काम नहीं करोगे, प्रोविजन आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, तो वो कंपलसरी नेचर का बन जाएगा। बोलो बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई है? पक्का? गारंटी के साथ? आगे चलिए बेटा फिर। अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट डाल के, प्रोविजंस आर क्रिएटेड, प्रोविजंस आर क्रिएटेड such as, provisions are created such as, examples बेटा लिखो यहाँ पे बेसिकली, provision for bad and doubtful debts, provision for bad and doubtful debts
और क्या बन सकते हैं बताओ जरा मुझे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये हमने बेटा अच्छे से पढ़ी भी हुई है चीजें सारी की सारी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और बताइए जरा। यस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये वर्ड आप लोग बेटा पढ़ोगे अपनी क्लास 12th के अंदर। इसमें ये होगा जो जीएसटी लगता है ये बेटा इनकम टैक्स की बेसिकली बात होती है, इनके अंदर जीएसटी वगैरह भी सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं इसमें ही, कि आप लोगों को टैक्स भरना तो आगे है, लेकिन आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ। हाँ, उसमें से पहले निकाल के रख लो कुछ ना कुछ टैक्स अपना पहले से ही। अगर एक्स्ट्रा हो तो और पे कर देंगे, कम हुआ तो पड़ा ही है हमारे पास, क्या दिक्कत है, पहले से मेंटेन करके रख लो। ठीक है, और बताओ। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वही पॉइंट्स हैं सारे के सारे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और बताओ। प्रोविजन फॉर, अभी मैंने ऊपर बताया भी था, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी। बोलो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आए हैं या नहीं आए, उसके बाद बात करता हूँ मैं आगे की तरफ। तो हमारा यहाँ तक प्रोविजन तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। प्रोविजन बताओ क्लियर हो गया या नहीं, या अभी भी कोई डाउट है प्रोविजन वर्ड में। पक्की बात है, मैंने बहुत सारे एग्जांपल तुम्हें दे दिए, तो प्रोविजन में तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आप लोगों को एक परसेंटेज की भी। बढ़े फिर। अच्छा एक बात बताओ, प्रोविजंस भी कहाँ से निकलते हैं, प्रॉफिट में से। रिजर्व्स भी कहाँ से निकलते हैं, प्रॉफिट में से ही। वो भी कहाँ से निकलेंगे, प्रॉफिट में से। लेकिन प्रोविजन का तुम्हें पता होता है ये कौन सी लाइबिलिटी है, नोन। लेकिन रिजर्व्स कैसे होती हैं, अननोन लाइबिलिटीज। पढ़े होते हैं, जैसे तुमने एक वर्ड पढ़ा होगा, जनरल रिजर्व, सुना नाम कभी इसका, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड। ये सारे के सारे बेटा रिजर्व्स होते हैं जो हम लोगों के प्रॉफिट होता है उसमें से अलग कर लेंगे। हाँ, ताकि हम लोग किसी इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम पे उस पैसे का यूज कर पाए। समझा। चलो लिखो बेटा पहले रिजर्व्स। लिखिए रिजर्व्स। इट मींस, रिजर्व्स का मीनिंग लिखो बेटा। इट मींस द अमाउंट, द अमाउंट सेट असाइड out of profits, amount set aside out of profits to meet the, to meet the unknown, आगे बढ़े वर्ड, unknown liability in the future is known as reserves। बोलो पहले तो मीनिंग क्लियर हो गया। कहां से निकलेंगे ये, प्रॉफिट से। किस पर्पस के लिए होंगे, अननोन लायबिलिटी के लिए। क्या बोलेंगे इनको फिर हम लोग, रिजर्व्स। समझ में आया। अब लिखिए बेटा बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे रिजर्व्स के भी। एग्जांपल्स लिखिए बेटा क्या हो सकते हैं यहाँ पे। नंबर 1 एग्जांपल, जनरल रिजर्व। आइए महापुरुषों, चलो बस जल्दी बैठिए। जनरल रिजर्व्स। सेकंड, रेवेन्यू रिजर्व्स। थर्ड, तो को लगानी है तो लगा ले, नहीं तो घर जाके लेक्चर देख लियो। थर्ड, नहीं 2 घंटे हो चुके हैं। 5 घंटे का चैप्टर है, 2 घंटे हो गए, अभी 3 घंटे और लगेंगे। हाँ जी, पहला एग्जांपल क्या हो गया, जनरल रिजर्व। दूसरा क्या हो गया, रेवेन्यू रिजर्व। तीसरा लिखिए बेटा कैपिटल रिजर्व। तीसरा लिखिए कैपिटल रिजर्व। चौथा लिखिए बेटा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। सारे सारे समझाऊंगा बेटा, सारे नहीं नहीं एग्जांपल्स हैं बेटा, टाइप्स के आगे बात करूंगा मैं। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। पहले मैं देख लूं मेरी फोटो फोटो सही आ रही है। हाँ ठीक है, शांति सुकून मिल जाता है यार। कल इतनी मेहनत करी थी मैंने। मैंने सक्षम बुलाया था, मैंने वो बच्ची बुलाया था, तो फिर ऐसे
गड़बड़ हो जाती है यार। नहीं रुक रहा है हाँ। भाई एक सेकंड नंबर ई बेटा लिखिए जरा, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डीआरआर बोलते हैं इसको हम लोग, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। देखो इतने सारे एग्जांपल्स हैं बेटा ये, और एक एक बात पढ़ाऊंगा इसकी क्यों यूज होते हैं, किस पर्पस के लिए यूज होते हैं। उसके बाद डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, ये सर शेयर अगर वैल्यू के लिए हाँ सब पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। सिलेबस में इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे, सिर्फ अच्छे से याद याद रखनी है वर्ड्स ही। समझ में आ गया? तो क्या है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, नेक्स्ट क्या है डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व। ओके, नेक्स्ट लिखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इतनी चीजें समझ में आई यहां तक की सारी पॉइंट्स। अब समझो बेटा हर एक का यूज क्या है, देखो ध्यान से। जनरल रिजर्व का मतलब होता है बेटा वो रिजर्व जो पैसा हमने किसी भी पर्पस के लिए यूज करने के लिए रखा हुआ है, किसी भी पर्पस में यूज करने के लिए, मतलब एनी पर्पस। होलसेल एनी पर्पस नहीं, ये कंपल्सरी नहीं होता बेटा। वो होता है एनी पर्पस मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए तुम्हारी मम्मी जो कपड़े के नीचे पैसा रखा हुआ है, तुम्हारी मम्मी जी ने जो पैसा अपना क्या बोलते हैं उसको डिब्बे में डाल के रखा हुआ है, तो वो सब पैसा रिजर्व्स है। अब क्या हुआ, हमारा सक्षम भागता भागता मम्मी 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 2 रुपए दे दो। मम्मी ने क्या किया, डब्बा खोला, ले 2 रुपए ले जा। क्या मम्मी को पता था क्या पहले कि सक्षम आएगा 2 रुपए मांगेगा, उसके लिए रख देती हूँ? नहीं, तो प्रोविजन नहीं है, वो क्या है रिजर्व। समझे? मतलब जिस चीज का नहीं पता वो चीजों के लिए पैसा अगर रखा हुआ है देन वो क्या हमारे लिए हमारा रिजर्व। ओके, तो हम लोग इस पर्पस को किसी भी पर्पस में यूज कर सकते हैं। समझ में आया? एनी पर्पस। फिर क्या बेटा रेवेन्यू रिजर्व्स। रेवेन्यू रिजर्व्स का बेटा मतलब होता है ऐसे रिजर्व्स, रेवेन्यू रिजर्व्स का मतलब होता है ऐसे रिजर्व्स जो हम लोग यूज करते हैं बेटा कब, रेवेन्यू लॉसेस के टाइम पे। मैंने क्या वर्ड्स यूज किए हैं, रेवेन्यू लॉसेस के टाइम पे। क्या मतलब है सर रेवेन्यू रिजर्व्स का? कई बार क्या होता है बेटा हमारे बिजनेस के अंदर ना हमें कई बार नुकसान हो जाता है किसी चीज में। कई बार हम लोग जो बिजनेस परफॉर्म कर रहे होते हैं ना रूटीन में, उसमें हमें क्या हो गया नुकसान। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा उस नुकसान की भरपाई करने के लिए, नुकसान की भरपाई तो करनी पड़ेगी भाई, नुकसान की भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। मान लो आप लोगों का जनरल रिजर्व खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज करना पड़ेगा, तो उस टाइम कहाँ भागोगे, रेवेन्यू रिजर्व्स के पास भागोगे, रेवेन्यू रिजर्व मुझे पैसा दे दो थोड़ा सा। डे पर डे हो गया हाँ, जो डे टू डे रूटीन के ऑपरेशंस होते हैं। बैड डेट हो गया उसमें जैसे बैड डेट हो गया, अगर बैड डेट तो वैसे तो प्रोविजन यूज होता है बैड डेट के लिए, तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप लोगों का सामान कुछ खराब हो गया, ठीक है, और आप लोगों का सामान एक्सपायर हो गया, खराब हो गया, कोई चोरी करके ले गया, कुछ भी हो गया, तो उस लॉस से बचने के लिए आप लोग रेवेन्यू रिजर्व का यूज करो। ठीक है, हाँ पहले चीयर के पास, चीयर तो एनी पर्पज है यार, जब मर्जी चल जाओ उसके पास तो कोई दिक्कत ही नहीं। नेक्स्ट कौन सा है कैपिटल रिजर्व्स। बेटा कैपिटल रिजर्व्स का यूज हमेशा हम लोग करते हैं कैपिटल लॉसेस के लिए। किसके लिए करेंगे, कैपिटल लॉसेस के लिए। अब आपको भैया कैपिटल लॉसेस का मतलब क्या होता है, कैपिटल लॉसेस का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा बिजनेस है ये, ठीक है, मेरे बिजनेस के अंदर एक एसी लगा हुआ है, और ये एसी की जो बेटा आज के दिन इसकी वैल्यू है ना, बुक वैल्यू जो आज के दिन इसकी है, लेट सपोज 20,000 रुपीज, ठीक है, और मैंने इसको बेच दिया कितने में, मान लो 14,000 में बेच दिया। बताओ मुझे कितने का नुकसान हुआ? ये मेरा कौन सा लॉस है, रेवेन्यू लॉस है या कैपिटल लॉस है? कैपिटल जब भी कोई एसेट को बेचने से लॉस होता है तो वो कैपिटल लॉस, जब भी रूटीन के बिजनेस से कोई लॉस होता है वो रेवेन्यू लॉस। समझ में आया? तो इस कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए मैं सहारा किसका लूंगा, अपने कैपिटल रिजर्व का सहारा लूंगा। समझ में आया? सब प्रोविजन भी तो हो सकता है मतलब नॉन है ये पता है कि क्यों पता है आपको, पता है कि मैं बेचूंगा, मेरे को क्या पता है मैं कब बेचूंगा, मुझे क्या पता। मैंने क्या कहा बेचने के टाइम पे, बेचने के टाइम मुझे क्या पता ये कब बिकेगा, मुझे तो पता ही नहीं। अब मेरा एसी लगा हुआ है, मुझे क्या पता है कब बिकेगा यार, क्या पता है खराब हो जाए एक दिन हो सकता है एकदम खराब हो गया तो बेचना पड़ जाए मुझे। ठीक है ना? तो मैं सहारा लेने की बात, ये सारे रिजर्व जो है सहारा है बेटा, वो सपोर्ट सिस्टम है, हमें पता नहीं है लाइबिलिटी कब एकदम से राइज हो जाए। समझ में आया? अगर हमने इनके लिए पैसा रखा हो, देखो कैपिटल रिजर्व के अंदर पैसा डलता कहां से है, प्रॉफिट से नहीं डलता, वो डलता है कैपिटल प्रॉफिट से। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास मेरा लैपटॉप है, मैंने 1 लाख का लैपटॉप लिया, मैं सक्षम को बोला भाई साहब लैपटॉप खरीदोगे, कहता हाँ जी सर खरीद लूंगा। मैंने कहा कितने का है सर, मैंने जान के ना कहा 1,50,000 का है।
था कितने का? 1 लाख का। मैंने कितना बोल दिया? 150। कहता नहीं नहीं सर, एक 40 का लगा लो यार। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तेरे लिए 40 का हो गया। तो बताओ 1 लाख वाली चीज को मैंने कितने में बेचा? बताओ एसेट बेची है, सामान बेचा है? तो एसेट बेचने से जो प्रॉफिट होता है ना, वो जाता कहाँ है? कैपिटल प्रॉफिट में जाता है। और वही कैपिटल प्रॉफिट क्या बन जाता है? मेरा कैपिटल रिजर्व बन जाता है। जैसे बिजनेस के अंदर कोई मशीन है, हाँ, उसको बेचा, उससे जो भी प्रॉफिट आपको हुआ है ना, वो प्रॉफिट जो है ना, वो कहाँ जाता है? कैपिटल प्रॉफिट है। और कैपिटल प्रॉफिट कहाँ जाता है? कैपिटल रिजर्व में जाता है। पर इनडायरेक्ट कैपिटल रिजर्व। समझे बात को? और कैपिटल रिजर्व का यूज किस में होता है? कैपिटल लॉसेस में यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। 2 एसेट है मेरे पास, एक ये एसेट और एक एसी वाली एसेट। ये भी की प्रॉफिट में, वो भी की लॉस में। तो ये कवर इससे जो प्रॉफिट हुआ वो कवर कर लेगा, मुझे बैलेंस शीट के अंदर अपना लॉस दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा इसने उसका लॉस खत्म कर दिया। समझ में आया? अगर मैं इसका लॉस वहां दिखाता P&L अकाउंट में, नुकसान किसको होता? मुझे ही तो होता भाई। समझ गए? ओके। नेक्स्ट क्या है बेटा? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। कई बार क्या होता है, तुमने ना ऐसे ऐसे बिजनेसेस देखे होंगे जिसके बिजनेस के अंदर बेटा जान जोखिम जाने का बड़ा बहुत ज्यादा खतरा रहता है। जैसे अगर मैं तुम लोगों को एग्जांपल्स दूं, जहाँ पे ग्लेशियर्स वगैरह पिघलते हैं, तुमने देखे हैं? या फायर ब्रिगेड वाला बिजनेस लगा के चलो तुम लोग। अब जो बंदे अंदर जाते हैं बचाने के लोगों को, या कुछ ऐसे बिजनेस जो बिल्कुल ऐसी गर्म गर्म जगहों पे काम या ठंडी जगहों पे बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, कोयल खदाने जो होती है, कोयले की खदाने, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क में, मतलब कुछ भी लगा के चलो यार, कुछ भी लगा के चलो। मतलब ऐसे जगहों पे क्या रहता है? जान माल का खतरा बना रहता है। तो कंपनी वाले क्या कहते हैं उन लोगों को? भैया जो वर्कर्स काम करने वाले होते हैं ना, उनको कहते हैं चिंता मत करो, आप लोग सेफ हो। हमने आप लोगों के लिए ना एक रिजर्व बना रखा है। हमने आप लोगों के लिए एक रिजर्व बना रखा है, जिसका नाम क्या रखा जाएगा? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। मान लीजिए इस रिजर्व के अंदर बेटा मैंने 10 लाख रुपए लगा रखे। कितने लगा रखे हैं? 10 लाख। भाई अगर आप लोगों को कोई भी चोटे चूटे लग गई ना, तो जो हॉस्पिटल का खर्चा होगा ना सारा का सारा, वो कौन भरेगी? कंपनी भरेगी। इसलिए हमने ये पैसा रखा हुआ है कि मुझे पहले से पता है, हाँ ये अभी गिरेगा, ये अब गिरेगा। अरे ये प्रोविजन थोड़ा ना है। प्रोविजन मतलब तो क्या होता है कि नोन है गिरेंगे, बट क्यों पता है पहले से गिरेंगे? भाई नहीं पता। समझ में आया? हाँ अगर गिरे तो यूज होगा, नहीं गिरे तो नहीं यूज होगा। समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? तो बेटा इन लोगों के लिए वो जो होता है भाई, जो भी हॉस्पिटल का खर्चा होगा वो कंपनी वाले खुद पे करेंगे। इसका नाम क्या रखा गया? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। वर्कमैन से समझना, वर्कमैन मतलब वर्कर्स। ये पैसा वर्कर्स के लिए होता है बेसिकली। समझ में आया? और अगर किसी को चोटें लगे तो ये नहीं है दान बांट देंगे, लो ले जो ले जो ले जो, नहीं, कंपनी का प्रॉफिट है ये। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट बेटा, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व डिस्कस्ड लेटर, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व डिस्कस्ड लेटर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्कस्ड लेटर। क्योंकि सारी चीजें तीनों चीजें 12th की चीजें हैं, 11th की चीजें नहीं है। नाम नाम याद रखने हैं, जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है उसको बाद में बात करूंगा। अभी सिर्फ छोटी सी बात बता रहा हूं। जो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व होता है ना बेटा, अब मुझे देखो डिवेंचर का मतलब समझाना पड़ेगा, रिडम्पशन का मतलब समझाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं चाहता हूं डीप में नहीं जाऊंगा। ऐसा लगा के चलो, जब भी कंपनी बेटा लोन, जैसे ऐसा अभी के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, डिवेंचर ना एक टाइप का लोन होता है। डिवेंचर एक टाइप का क्या होता है? लोन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ना आप लोगों से लोन ले रखा है 10 लाख रुपए का, सबसे ले रखा 10-10 लाख रुपए का लोन। ठीक है भाई? तो फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास टोटल 40-50 लाख रुपए का लोन इकट्ठा हो गया। ठीक है? एक बंदे से लिया पैसे मैंने 2 साल के लिए, एक बंदे से लिया मैंने 3 साल के लिए, एक बंदे से लिया मैंने 4 साल के लिए। तो मतलब जिस बंदे से 2 साल के लिए लिया था उसका पैसा मुझे लौटाना कब है? 2 साल बाद। जैसे 3 साल के लिए तो उसका को लौटाना पड़ेगा 3 साल बाद। जैसे 4 साल के लिए तो कब लौटाना पड़ेगा? 4 साल के। हाँ है ना? लेकिन जिस पैसे को मैंने यूज करना था ना, वो तो मैंने यूज कर लिया अपने बिजनेस के अंदर। अब जरूरी है कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट ही कमाएगा? कंपनी कह रही है, कंपनी का एक्ट कह रहा है, सेबी सुने? सेबी सुने वर्ड? सेबी, SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक एक्ट बना बेटा हमारा। सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे एंटायर बिजनेस के इस सिक्योरिटी सिस्टम को कंट्रोल करके रखती है, भाई कोई फ्रॉड ना हो किसी के साथ में। अब जैसे सक्षम डर रहा है, भाई अगर मेरा पैसा लेके कंपनी भाग गई तो मैं क्या करूंगा? तो कंपनी कहती है चिंता मत करो, हम बैठे हैं। हम क्यों बैठे हैं? मतलब सेबी कहता है हम बैठे हैं ना, चिंता क्यों कर रहे हो यार, औकात नहीं है इसकी भागने की। अगर ये हमारे एक्ट में रजिस्टर्ड है ना, तो इसकी औकात नहीं है भागने की। ठीक है? तो सेबी क्या कहता है, भाई आपको ना क्या बनाना पड़ेगा? एक डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा।
भाई आपको ना हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट, मैं आप लोगों को 12th में पढ़ाऊंगा, ये वाली बात है अभी नहीं, के लिए कोई यूज नहीं है इनका। हाँ, कुछ अमाउंट आप लोगों को उसमें डीआरआर में डाल के रखनी पड़ेगी ताकि लोगों का रिडम्पशन आप लोग बड़े आराम से कर सके। रिडम्पशन वर्ड का मतलब होता है रीपेमेंट। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, सभी सारी बातें बताएगा, गाइडलाइन सारी सभी बताएगा। नहीं बेटा, कंपनी डालेगी, इसने लोन लिया है कंपनी ने, कंपनी बनाती है डीआरआर। भाई तो कहना भागेगी नहीं ना, बनाना पड़ेगा उसको रिजल्ट, पहले ही बना देती है कंपनी रिजल्ट, पहले सिक्योरिटीज वो रख देती है इसके अंदर, तो कैसे भाग जाएगी, एक्ट के अंदर लिखा हुआ है तो। ठीक है, तो अभी मैं डीप में नहीं जाऊंगा इसके, तो फिर दिक्कत ही आएगी, समझ में नहीं आएंगी ना बातें, तो डिस्कस लेटर, बस नाम नाम याद होना चाहिए तुम्हारे को बस। आई थिंक नाम तो याद हो गया होगा या नहीं होगा। तो बताओ रिजर्व्स में कोई दिक्कत है तो बोलो, पक्का। अब लिखे बेटा फीचर्स ऑफ रिजर्व्स, नेक्स्ट लिखिए फीचर्स ऑफ रिजर्व्स। क्या क्या फायदे हैं बेटा रिजर्व्स के। पहला, पहला हेल्पफुल इन मीटिंग, हेल्पफुल इन मीटिंग अनफोर्सीन लाइबिलिटीज, हेल्पफुल इन मीटिंग अनफोर्सीन लाइबिलिटीज, या फिर कोई भी ऐसा अनफोर्सीन लॉस। क्या मतलब है अनफोर्सीन लॉस का, अनफोर्सीन लाइबिलिटी का? जो अननोन लाइबिलिटी भाई, इसका पता नहीं एकदम से अराइज हो गई, हाँ है ना। नंबर दो, इट इज क्रिएटेड, इट इज क्रिएटेड, बताओ कहां से क्रिएट होता है, बताया था मैं तुम्हें अभी, आउट ऑफ प्रॉफिट्स, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। बढ़े आगे, नंबर 3, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। नंबर 4, मैं तुम्हें ये वाली बात भी बता चुका हूं, क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स इज नॉट कंपल्सरी, ये तो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बता ही दिया था। प्रोविजन बनाना तो क्या है, कंपल्सरी, बट रिजर्व्स बनाना बेटा हमारा कंपल्सरी नहीं है, मर्जी है बेटा, कंपनी कहते हैं बनाना है बना लो, नहीं बनाना ना बनाओ, कानून ये कहता है, बट प्रोविजन बनाना पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक है, तो इसके अंदर इफ बट नहीं चल सकता कोई भी। ओके, अब आगे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो एग्जाम में आने वाला 4 नंबर का क्वेश्चन है ही सही, क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व्स, तो डाल दीजिए हेडिंग, नेकी और पूछ पूछ कैसे भैया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कैसे है, मतलब इस प्रॉफिट को मतलब जो प्रॉफिट नहीं बांटा गया वो प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो हम लोग 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है, हमारे बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया मान लो 8 लाख रुपए का, तो हिसाब से तो कितना कितना बटेगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेबल हो गया पूरा 8 लाख। हमने कहा यार अगर कोई इमरजेंसी बिजनेस में आ गई तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, 2 लाख रुपए का ना प्रॉफिट एक बार अलग से निकाल के ना जनरल रिजर्व में डाल देते हैं, ताकि अगर कोई बिजनेस की इमरजेंसी आ गई ना तो हमारे पास पैसा पड़ा हुआ हो। अब 8 लाख में से मैंने कितना निकाल दिया, 2 लाख, कितना बच गया, हम आपस में आगे आगे बांटेंगे, 1.5 लाख बच जाएगा हमारे बीच में, तो हमारा जो वो 1.5 लाख बटा है ना, वो तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। जो 2 लाख अलग रख दिया ना, वो क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो बांटा नहीं, वही तो जनरल रिजर्व है। समझ गए। देखिए डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व्स, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व्स, बेटा फटाफट से 3 हेडिंग बना दो, जल्दी से 3 हेडिंग्स डाल दो। जो पहली हेडिंग है बेटा वो उसमें लिखो बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, पहली हेडिंग बेसिस, दूसरी में
प्रोविजन, तीसरी में रिजर्व। लिखिए बेटा पहला पॉइंट लिखो मीनिंग। सर कितनी बार, है ना? अभी तो लिख के आए हम लोग इसके अंदर मीनिंग में। क्या है प्रोविजन का मीनिंग? टू मीट द नॉन लाइबिलिटीज, टू मीट द नॉन लाइबिलिटीज। हाँ जी, एंड इट इज नहीं इसी में डाल देते हैं, एंड इट इज कंपल्सरी इन नेचर। अपने से बना के लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ये बस बताओ दूसरा पॉइंट रिजर्व में क्या बनेगा? टू टू मीट अननोन लायबिलिटी अननोन लाइबिलिटी, नॉट कंपल्सरी टू मीट अननोन लायबिलिटी liabilities, and its creation is not compulsory, and its creation is not compulsory. ओके, सेकंड लिखे बेटा नेसेसिटी। जरूरत। हाँ जी, क्या लिखेंगे? मैंने तो तुम्हें पहले बता दिया, लीगली कानूनी तरीके से तो भैया प्रोविजन तो क्रिएट करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो लिखो रिस्ट्रिक्शन होता होगा। इट इज अ लीगल नेसेसिटी। हाँ यस, इट इज अ लीगल नेसेसिटी। तो रिजर्व इट इज is not a legal necessity. It is not a legal ये necessity. होता होगा ना रजिस्ट्रेशन में इतनी परसेंट अलग करना है। नहीं ये नहीं होता, बस क्रिएशन इंपॉर्टेंट होता भाई। ये परसेंटेज तो आप अपने प्रॉफिट पे डिपेंड करोगे ना। हाँ मिनिमम होता है और मैक्सिमम होता है, बीच का पार्ट जो तुम्हारा मन करे वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? लिखिए बेटा थर्ड ऑब्जेक्टिव। थर्ड लिखिए ऑब्जेक्टिव। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये तुम्हें बात मैंने पहले बता दी थी। ये भी चार्ज है वो बेटा वो एप्रोप्रिएशन, जो रिजर्व होता है वो एप्रोप्रिएशन होता है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट टू मीट नॉन या नॉन, टू मीट नॉन लाइबिलिटीज। क्लियर है? फिर यहां क्या लिखेंगे? इट इज अ एप्रोप्रिएशन, इट इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड टू मीट अननोन लाइबिलिटीज। कोई दिक्कत? अब इंपॉर्टेंट बात, प्रॉफिट के बाद सर एप्रोप्रिएशन का ये मतलब। हाँ नेक्स्ट लिखो बेटा इन्वेस्टमेंट। बात आती है यार, जो हम लोगों ने गुल्लकें बना रखी थी, पहले एग्जांपल में बताओ सक्षम ने गुल्लक बनाई थी ना एक, प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी के नाम वाली गुल्लक बनाई थी। दूसरे एग्जांपल के अंदर वो मम्मी वाला एग्जांपल दिया था मैंने आप लोगों को, उसके लिए क्या था? फूड के लिए अलग, स्कूल फीस अलग, इसके लिए एक पैसा बना रखा था। तीसरे एग्जांपल में क्या दिया था? तीर्थ यात्रा के लिए माता पिता। अक्षय कुमार वाला एग्जांपल है, तीर्थ यात्रा वाला, वो सारा एग्जांपल दिए थे। एक बात बताओ यार, जो पैसा सक्षम ने अपने उसके लिए सेव करके रखा हुआ था प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी के लिए, फिर जो पैसा उसकी मम्मी ने रखा हुआ था अपने बच्चों के स्कूल फीस के लिए, ये वो सारा प्रोविजन था या नहीं था? तो क्या प्रोविजन के पैसे को किसी और जगह पर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते। हमारे कानून ने साफ साफ मना कर दिया। हमारा कानून कहता है, हमारा कहता है सुन लो भाई, ये जो प्रोविजन है ना, ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना हुआ है। जैसे उसका था रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, सेकंड एग्जांपल में क्या था हम लोगों का, वो हाउस होल्ड हो गया, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, रेंट हो गया, स्कूल फीस हो गई, खाने पीने की चीज हो गई, क्लॉथ्स हो गए, उनके लिए स्पेसिफिक नेचर का था वो, है ना? और तीसरे एग्जांपल के लिए अंदर वो अक्षय कुमार वाला एग्जांपल दिया, माँ बाप की तीर्थ यात्रा, बेटी की शादी, बेटे भाई बहन की शादी, वो सारी चीजें थी। तो अकाउंट्स कहती है या हमारा एक्ट कहता है कि आप लोग प्रोविजन के पैसे को ना किसी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में नहीं लगा सकते। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करूं मैं, मान लो ये एग्जांपल था ना, मान लो यहाँ पे 2 लाख डाल रखे हैं, यहाँ 6 लाख डाल रखे हैं, यहाँ पे 3 लाख डाल रखे हैं। मान लो मम्मी पापा के तीर्थ यात्रा के लिए 2 लाख रुपए हैं इसके अंदर। मान लो पैसा लगना पता है कितना है? 3 लाख रुपए। हमने कहा चले काम करते हैं ना यार, ये 6 लाख में से ना एक काम करता हूँ, यहाँ से 1 लाख निकाल देता हूँ और यहाँ पे 1 लाख रुपए डाल देता हूँ।
कहता है मत कर, नहीं हो सकता, अलाउड नहीं है। मतलब किसी भी प्रोविजन की गुल्लक से दूसरी गुल्लक पैसा डालना अलाउड नहीं। क्लियर हो गया? तो जो जिस पर्पस के लिए बनी है उसको उसी पर्पस में ही यूज करना है। मतलब कोई भी प्रोविजन किसी दूसरी चीज के लिए यूज नहीं किया जा सकता। तो इसे अपनी जेब से लगाना। समझ में आया? जहां से मर्जी करे, हमें कोई मतलब नहीं है, बट यूज नहीं होगा ये चीज। क्लियर हो गया? तो फोर्थ पॉइंट बेटा हमारी वही रखा, इन्वेस्टमेंट वाला। लिखिए, प्रोविजंस आर नेवर यूज्ड, provisions are never used, sorry never invested लिखे तो, provisions are never invested outside the business। ये भी हो सकता है ना, स्पेसिफिक यूज के लिए बनाया जाता है। हाँ बिल्कुल, ट्रेड और से हाँ, यहाँ तक क्लियर हो गया। और रिजर्व्स क्या है बेटा? बट रिजर्व्स आर इन्वेस्टेड, आउटसाइड में भी है। रिजर्व्स आर इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। कोई दिक्कत? चले आगे फिर। नेक्स्ट है बेटा फिर यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट लिखो वर्ड यूटिलाइजेशन। इट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड, it cannot be utilized for payment of dividend, for payment of dividend। मतलब डिविडेंड की पेमेंट करने के लिए हम लोग कभी भी प्रोविजन का सहारा नहीं लेते, कभी भी नहीं लेते। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यार, कंपनी को ना प्रॉफिट कम हुआ है, और जो लोगों को क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड तो पे करना होता है लोगों को। अब कंपनी के पास पैसा पड़ा नहीं, कंपनी के चले काम करते हैं, रिजर्व में पैसे पड़े उठा लो वहां से। करेक्ट कहता है ना भाई, सॉरी प्रोविजन पैसे पड़े उठा लो वहां से। तो कानून ने साफ साफ मना कर दिया, प्रोविजन में से मैंने तुम्हें क्या कहा था, कुछ भी पैसा नहीं निकाल सकते, जो जिस पर्पस के उसी पर्पस के लिए ही रहेगा। क्लियर हो गया? तो इट कैन नॉट यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मतलब प्रोविजन का पैसा कभी भी किसी चीज की डिविडेंड की पेमेंट के लिए, इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए, किसी चीज की पेमेंट के लिए भी यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है? लेकिन रिजर्व्स का पैसा आप लोग यूज कर सकते हो बड़ी इजीली। लिखो इट कैन बी यूटिलाइज्ड, हाँ लिंक्ड है ऊपर वाली चीज से, इट कैन बी यूटिलाइज्ड, फॉर पेमेंट, it can be utilized for the payment of dividend। कोई दिक्कत? नहीं। पक्का? अब लिखे लास्ट पॉइंट, प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट। प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट लिखो, प्रोविजंस आर शोन, provisions are shown either by deducting, either by deducting from the assets or it can be shown, or it can be shown on the liability side। याद है आप लोगों को एसेट वाले पॉइंट याद होंगे? याद है एसेट के अंदर आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक चीज लेते थे, एसेट्स में 1 लाख, डेटर में लेस लेते थे, वहां से बैड डेट, वहां से भी कर सकते थे प्रोविजन फॉर बैड डेट लेस, और उसको अलग से तुम लोग बैलेंस शीट में भी दिखा सकते हो। दोनों में से मैंने तुम्हें बताया था उस टाइम पे, गलत नहीं होता। ठीक है? अब लिखो बेटा रिजर्व्स में, इट इज ऑल्सो शोन, इट इज ऑल्सो शोन, इधर 12th में होगा फिर। हाँ, इट इज ऑल्सो शोन इन लायबिलिटी साइड। तो बेटा यहां पर हमारे आकर के खत्म हो जाता है क्या? चेक नहीं, प्रोविजन एंड रिजर्व का जो मेन मेन चीजें थी वो सारी आइटम्स। क्वेश्चन तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? तो प्रोविजन का मीनिंग पढ़ लिया, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ ली, प्रोविजन रिजर्व पढ़ लिया, उसके फीचर्स पढ़ लिए, एक डिफरेंस भी पढ़ लिया हम लोगों ने किस किस के बीच में बेटा, प्रोविजन एंड रिजर्व्स के बीच। यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी थोड़ा सा रहता है यार, एक और पढ़ेगा, एक और तो अभी एक और इसमें करा देता हूँ खत्म। दो तो बच ही गया। देख लो। ही लेते हैं यार, टाइप्स ऑफ रिजर्व्स रह गए, खत्म कर देते हैं।
नहीं कोई बात नहीं, फिर बनने दो ना, क्या दिक्कत है, खत्म कर लेंगे इसको। डाले हेडिंग बेटा, टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। क्या हेडिंग है बेटा, टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। बेसिकली बेटा हमारे पास टोटल दो टाइप के रिजर्व्स होते हैं। मैंने तुम्हारे को थोड़ा सा तो वैसे इसके बारे में बताया था, लेकिन अब फिर बता देता हूँ। पहले को क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिजर्व्स। वो दूसरे को क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व्स। पहला क्या था, रेवेन्यू, दूसरा क्या है, कैपिटल रिजर्व्स। चलो भाई पहले सीखते हैं कैपिटल रेवेन्यू रिजर्व के बारे में। देखो बेटा ध्यान से, पढ़े, बोलो मत, बिल्कुल चुप। हाँ जी लिखो बेटा, द रिजर्व, मैं किसकी बात कर रहा हूँ इस टाइम पे तुम्हारे साथ, रेवेन्यू रिजर्व्स की। द रिजर्व विच इज क्रिएटेड, द रिजर्व विच इज क्रिएटेड out of profits, the reserve which is created out of profits, comma, and it is used to day to day business transactions. It is used to day बिजनेस ट्रांजेक्शंस। मतलब जो इसका यूज है ना, या तो तुम्हें स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, रेवेन्यू लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए भी यूज है। और रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो रूटीन में हम लोग ट्रांजेक्शंस परफॉर्म करते हैं डेली बेसिस पे। क्लियर हो गया, इसमें लिखो और चले आगे। हाँ, डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन, इट इज नोन एज रेवेन्यू रिजर्व्स, इज नोन एज रेवेन्यू रिजर्व्स। अब बेटा जो रेवेन्यू रिजर्व है ना, इसके भी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं। इसके भी कितने टाइप है फर्दर, दो टाइप्स। पहला लिखो, फर्स्ट इज जनरल रिजर्व। नाम क्या इसका, जनरल रिजर्व। और दूसरे को बेटा हम लोग बोलेंगे क्या, स्पेसिफिक रिजर्व। पहला क्या है, जनरल, और दूसरा क्या है, स्पेसिफिक रिजर्व। देखो बेटा पहले नंबर पे जनरल रिजर्व। बताओ जरा तुम्हारे में से कौन बताएगा, मैंने तुम्हारे को पहले ही बता दिया था। किसी भी पर्पस में आप लोग यूज कर लो, एनी पर्पस, मतलब जब आपको रिक्वायरमेंट है यूज कर लो एनी पर्पस। तो देखो क्या लिखा है इसमें, द रिजर्व आर क्रिएटेड, द रिजर्व्स the reserve is created to meet unforeseen losses, unforeseen losses, and it can be used for any purpose। पहले बता दे तुम्हारे को मैंने एक चीज, इसको बेटा हम लोग किसी भी पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। इट इज यूज एनी पर्पस, इज नोन एज जनरल रिजर्व्स। ओके हो गया, समझ में आया। फिर क्या नाम आ गया बेटा हमारे पास इसमें, स्पेसिफिक रिजर्व। देखो नाम ही क्या है, स्पेसिफिक। और स्पेसिफिक का बेटा मतलब क्या होता है, किसी स्पेशल चीज के लिए बनाया जाना वाला रिजर्व। जैसे कि लिखो पहले इसका मीनिंग बेटा लिखो इसमें, सच ए रिजर्व, सच ए रिजर्व is created, such a reserve is created with specific purpose, with specific purpose, and cannot be used, and cannot be used for any other purpose। मतलब ये जिस पर्पस के लिए बने हैं ना, सिर्फ उसी पर्पस में यूज होंगे, हर एक पर्पस के लिए बेटा यूज नहीं होंगे, एनी अदर पर्पस। इसके अंदर तुम्हारे को पता होगा, समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहला, वर्कमैन, एग्जाम्पल लिखवाया था ना, कॉम्पेंसेशन रिजर्व। क्या बोल रहा है, नंबर बी,
याद है एक पॉइंट पढ़ा था, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, जिसके लिए हमने लिखा था वर्ड डिस्कस्ड लेटर, पढ़ाया था ना। नंबर सी, और क्या हो सकता है बताओ जरा। डिवेंचर रिडम्पशन। डिवेंचर रिडम्पशन। रिडम्पशन रिजर्व, जिसको मैं डीआरआर बोलूंगा। और क्या हो सकता है, और बताओ क्या हो सकता है। डिविडेंड पेमेंट, ठीक है, बस यही बन जाएंगे। याद हो गया, समझ में आ गए दोनों, पक्का। हाँ बोलो, कुछ कह रहा। ये बोल रहा है ये पॉइंट क्यों लिख रखा है जैसे फॉर रिप्लेसमेंट हो। कोई दिक्कत नहीं, लिखना तो उसको, कोई बात नहीं। यहाँ तक ओके, Yes. समझ में आ गया। नेक्स्ट लिख बेटा फिर कैपिटल रिजर्व्स। नेक्स्ट लिखे कैपिटल रिजर्व। बताना सर, मैंने तुम्हें बताया था कैपिटल रिजर्व कौन से होते हैं, जो कैपिटल प्रॉफिट से निकल कर आते हैं, जो कैपिटल प्रॉफिट से निकल कर आते हैं। जैसे कि एसेट्स को बेच के जो पैसा कमाया गया, या फिक्स एसेट्स को बेच के, एसी बेच के, कुछ भी बेच के यार, मतलब कोई एसेट बिकनी चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, नॉर्मल सीधी सी बात है। लिखो, द रिजर्व्स which is created, the reserves which is created, पहले एक बार चेक कर लो मैं अपना फेस, ओके, वेरी गुड। The reserves which is created out of out of out of capital profit। स्टार्टिंग से तो मैं बता दी थी वाली बात मैंने, मतलब जो रिजर्व हम लोग कैपिटल प्रॉफिट से निकालते हैं ना, उस रिजर्व को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, अपना कैपिटल रिजर्व्स बोलते हैं। लिख ले, कैपिटल प्रॉफिट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। यहां तक समझ में आया, पक्का। आगे लिखो, एंड द कैपिटल प्रॉफिट एंड द कैपिटल प्रॉफिट will be received from the following transactions, from the following transactions। बताओ कौन कौन सी ऐसे ट्रांजेक्शन है बेटा। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे बात करूं अगर मैं आप लोगों से, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। फिर लिखिए प्रॉफिट ऑन द, हाँ जी बेटा, हर एक में तो ये थोड़ा ना लिख देगा सारी एफएस के नाम। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंडेड बिल्डिंग, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अभी एग्जाम्पल तो बनाएगा नहीं। लिखिए इसके आगे बेटा, प्रॉफिट ऑन द परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस। मतलब अगर आप लोग किसी रनिंग बिजनेस को बेटा परचेज कर रहे हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं अपना केडर क्लासेस संभाल रहा हूँ, चला रहा हूँ, सक्षम आया, कहता सर मुझे आपका बिजनेस परचेज करना है। मैंने कहा यार मैं चला रहा हूँ बिजनेस। कहता नहीं सर आप जाओ, ये तो उड़ा देंगे आपको, मैं चलाऊंगा बिजनेस। मैंने कहा अच्छा ठीक है, छोड़ ले ले बिजनेस। मान लो मैंने कहा कितने का है, मैंने कहा भाई 50 लाख का मेरा बिजनेस है। कहते ठीक है सर मैं 60 लाख दूंगा आपको। भाई 50 लाख के बिजनेस के, चलते बिजनेस के सर मुझे कितने दे दिए, 60। तो इसका मतलब मुझे फायदा कितने का हो रहा है, तो 10 लाख रुपए का जो मेरा प्रॉफिट है ना, वो पता है क्या है, कैपिटल प्रॉफिट। तो इसका मतलब कैसे वो मुझे प्रॉफिट, वो जब मैंने कोई नया मतलब कोई रनिंग बिजनेस मैंने परचेज कर लिया। अगर मैंने तो सेल किया था, मुझे तो हुआ। जैसे मान लो अगर सक्षम को प्रॉफिट होना है, तो मेरा बिजनेस कितने का था, 50 लाख का। मैंने सक्षम को बोला ठीक है भाई ले ले बिजनेस 40 लाख में। तो क्या सक्षम को 10 लाख का फायदा हुआ, भाई 50 लाख का बिजनेस 40 में उसको मिल गया, तो 10 लाख उसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कौन सा है, कैपिटल प्रॉफिट, या फिर कैपिटल प्रॉफिट मतलब कैपिटल रिजर्व। तीसरा, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिर फोर्थ, प्रॉफिट ऑन द री इशू ऑफ शेयर्स। ये पूरा तुम्हारा 12th का चैप्टर है, इशू ऑफ शेयर्स, तो ये वाली बातें वहां समझ में आएंगी तुम्हें, ठीक है। प्रॉफिट ऑन, ये भी 12th का ही पार्ट है, समझ में तब आएगा।
रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, क्योंकि वर्ड्स है उसको याद रखना पड़ेगा बस मेनली। हो गया खत्म। बस एक डिफरेंस है, उसको आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसको खुद बना के आओगे। ठीक है, होमवर्क है एक, डिफरेंस बिटवीन, लॉजिक मैंने सिखा दी तुम्हारे को सारे, रेवेन्यू रिजर्व्स एंड कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस खुद क्रिएट करना। समझ में आ गए सारे बेसिक्स पॉइंट्स? पक्का? ठीक है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।